बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये अचानक से क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बदतरीन हमलों से पीछे हट गया, और दूसरी जानब इस वक्त टॉप इंटरनेशनल स्टोरी पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात है। क्या ऐसा होना मुमकिन है? देखिए, अगर इन तमाम स्टोरीज को, इन तमाम खबरों को दुरुस्त मान लेना तो इसका मतलब यह है कि जंग का पांसा पलट गया है। सही। अक़वाम आलम इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं हक्का बक्का है, इत्तहादी परेशान है, हमला आवर परेशान है, जिस पर हमला हुआ वो परेशान है, लेकिन पासदाराने इनकलाब की और ईरान की ये बहुत बड़ी फतह है। सही। जो इस वक्त बात चल रही है, और ये किस तरीके से एक स्मोक स्क्रीन हो सकती है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि साइड बाय साइड कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन इस अहम तरीन डेवलपमेंट ने इस वक्त अरब दुनिया को, खलीजी ममालिक को ख़ास तौर पर एक ऐसे इस्तराब में और ऐसी बेचैनी में मुब्तला कर दिया है कि सो मच सो के मुत्तहिदा अरब अमारात उसने नाम लिए बगैर सऊदी अरब को नामर्द होने का ताना दिया। सही। तो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पर मुज़ाकरात की खबरों पर आने से पहले और जो शराइत सामने रखी हैं, जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि ईरान की जो 6 शर्तें सामने आ रही हैं ना इस जंग को ख़त्म करने के लिए, ईरान अगर इसका 30% भी अचीव कर लेता है, सही, 2 तक भी मनवा लेता है तो हाँ। और अमेरिका जो है उसकी 80 to 90% शराइत मान लेता है, फिर भी ये ईरान की ऐसी फतह होगी कि अमेरिका जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी आलमी सुबकी और रुसवाई का मौजब होगी। सही। इस पर इन मुज़ाकरात की खबरों पर आने से पहले जो सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, अभी जब हम बात कर रहे हैं ना, देखिए मुगल साहब, इस वक्त बहुत सारी थियरीज चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का कहा था, ईरान ने जवाबी धमकी दी थी। अब ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान की इस धमकी से मरूब होके या डर के या दबक के जो है वो बैठ गया और उसने हमला करने से इनकार कर दिया। अब जो थ्योरीज चल रही हैं ना, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट साइड बाय साइड हो रही है। कुछ बातें तो सारे कर रहे हैं ना कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज और आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मंडे की सुबह को जो है वो जैसे ही मार्केट खुलनी थी उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दे दिया, और उस बयान से जो है वो स्टॉक मार्केट में जो है वो ऊपर चढ़ गई, ऑयल मार्केट नीचे गिर गई। ऑयल मार्केट में कोई तकरीबन $11 जो है उसकी कमी हो गई, और वो फिर ट्रेंड जो है वो आगे फॉलो करता हुआ दिखाई दिया। एक थ्योरी ये चल रही है। दूसरी ये है कि देखिए ये वक्त गेन किया जा रहा है, जुमे के दिन जो है कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे हैरानकुन डेवलपमेंट ये हो रही है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं ना, तो अगरचे उन्होंने अपना जो बेसिकली लोकेशंस, या जब आप अपने ट्रांसपॉन्डर्स जिस तरह जहाज़ में होते हैं जी, उनको आप ऑफ कर देते हैं तो आपका पता नहीं चलता कि आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। आपकी मूवमेंट को ट्रैक करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आबनाए मलाका से जी गल्फ ऑफ ओमान की तरफ इस वक्त अमेरिका के 3 लड़ाका जंगी बहरी जहाज सही रवा दवा है। सही 10 से 12 नॉटिकल माइल की स्पीड से ये चल रहे थे जिस वक्त इनको लास्ट स्पॉट किया गया, और इनके बारे में ये कहा गया कि ये 1 अप्रैल को पहुंचेंगे। लेकिन अगर ये अपनी जो मैक्सिमम स्पीड है 25 से 30 नॉटिकल माइल्स की अचीव कर लेते हैं, तो इनके जो आमद है, जो ETA है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जी, इनका ETA बनता है 25 से 26 मार्च की दरमियानी रात। सही, यानी अब से कुछ ही घंटों बाद, 48 घंटों के अंदर जो है वो इम्कान ये है कि ये पहुंच जाएंगे इस इलाके में। और इनका क्या मकसद हो सकता है? इनके ऊपर तकरीबन 2200 US मरीन्स मौजूद हैं। सही 2200, उसमें 2200 में से आधे लगभग 1100 के करीब ये बताया जा रहा है कि वो ग्राउंड कॉम्बैट ट्रूप्स हैं, बाकी एविएशन से और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। सही, और इनको ये कहा जाता है कि ये अमेरिका का ख़तरनाक तरीन जो दस्ता है जी, जो किसी बड़े असॉल्ट मिशन के ऊपर ग्राउंड इन्वेजन में इस्तेमाल हो सकता है। और इनका मकासद क्या हो सकते हैं? इनमें USS ट्रिपोली जो ग्रुप है, इसमें एम्फीबियस बिग डॉग शिप्स मौजूद हैं, इसमें US सैन डियागो और न्यू ऑरलीन्स जी, ये जंगी बहरी जहाज मौजूद हैं, पूरी छावनियां हैं, और ये सारे असॉल्ट शिप्स हैं, और इनके ऊपर 6 F-35B जो है वो तैयारे मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। तो इनकी जो फॉर्मेशन है और इनका जो आना है, इसके बारे में अब एक थ्योरी ये है
कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टाइम गेन किया है कि ये यहाँ पर पहुँचेंगे। अब मुमकिन तौर पर क्या ऐसा था जो यूएसएस अब्राहम लिंकन नहीं कर सका, अमेरिका का एक बेहतरीन बहरी बेड़ा जिसके ऊपर दर्जनों लड़ाका तैयारे मौजूद थे, शायद दूसरा बड़ा बहरी बेड़ा। हाँ, वो भागने पर मजबूर हो गया। उसको आपने यूएसएस निमिट्स क्लास का जो शिप है, आपने उसको जनाब इंडियन ओशन रीजन में पीछे धकेल दिया। तो फिर इनको क्यों बुलवाया जा रहा है? सही। तो उसमें दो फेल हुए हैं तो बुलाया जा रहा है। अब तीन मुमकिनात है ना उसमें। एक ये है कि जो आबनाए हुर्मुज़ है उसका कंट्रोल संभालने के लिए ये आए हैं और ये हमला करेंगे। सही। दूसरा ये है कि जो कशम आइलैंड है या फिर खारग, जी, वो जजीरा जहां से ईरान की 80% ऑयल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कंट्रोल होती हैं, जिस पर बड़ा हमला भी किया गया, उनके ऊपर कब्जा जो है वो करने का मंसूबा है। लेकिन ये देखें, इट डजंट मेक सेंस। अगर ऐसा हो जाता है कि वो खारग जजीरे के ऊपर कंट्रोल करते हैं और जो बची कुची जो सप्लाई है इस वक्त ऑयल की, फॉर एग्जांपल जो चाइना को हो रही है या पाकिस्तान को या इंडिया को और जापान को, जिन ममालिक को हो रही है, अगर वो रुक जाती है तो उस सूरत में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस तो और ज़्यादा स्काई रॉकेट कर जाएंगे। बहरहाल ये एक समझें कि चाल हो सकती है कि टाइम गेन किया जा रहा हो और एक बड़ी ग्राउंड इन्वेजन, क्योंकि अभी हम पीछे हिस्ट्री डोनाल्ड ट्रंप की देखें ना, वेनेजुएला के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, सदर गवाह कर लिया जाता है। ईरान के साथ जून 2025 में मुज़ाकरात चल रहे थे, हमला हो जाता है। अभी मुज़ाकरात चल रहे थे 28 फरवरी को ओमान के अंदर और हमला कर दिया जाता है। अच्छा, हिस्ट्री जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो जिस गुस्से का या जिस फ्रस्ट्रेशन का इज़हार पर चूड़ियों का तोहफा पहुंचा, हाँ, उस पर आने से पहले देखें जो ईरान ने शराइत पेश की हैं और जो पाकिस्तान ने इसके ऊपर बयान दिया है। फिर अब वाइट हाउस ने एक चीज़ की तो तस्दीक कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप के और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। लेकिन फिर उनसे जो है पॉइंटेड सवाल किया गया, वाइट हाउस से पूछा गया कि क्या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्या अमेरिकन ऑफिशियल्स आर ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद ऑन दिस वीकेंड, कि यहाँ पर ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात होगी। तो उन्होंने उसके ऊपर कमेंट नहीं किया। सही। उन्होंने तस्दीक भी नहीं की लेकिन तरदीद भी नहीं की। सही। अब क्या ऐसा मुमकिन है कि स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई बंदा जो है वो इस्लामाबाद ट्रैवल करे और उधर से अब्बास इराक़ची या कोई और ईरान की तरफ से आए जो है? हाँ। तो मेरा फेयर गैस मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात हों। कि नहीं, मुज़ाकरात होना तो मुमकिन है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इस स्टेज के ऊपर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जो हैं वो डायरेक्टली बैठकर नेगोशिएट करें। सही। सही। हो सकता है कि इससे एक लेवल नीचे डिप्लोमेट्स बैठ जाएं, बैक चैनल जो है वो गुफ्तगू चले और जब वो किसी संजीदा मरहले पर पहुँचे तो फिर मामला जो है वो उस स्टेज के ऊपर आए। लेकिन देखें, इसमें जो मुज़ाकरात के लिए हवाले से पाकिस्तान ने बयान दिया है, जो ताहिर इंद्राबी हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से अगर फ्री कैन ने इत्तफाक किया, यानी ईरान ने और अमेरिका ने इत्तफाक किया, तो पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। अब इस जंग में बराह रास्त अगर आप फ़रीक जो हैं उनको काउंट करें बराह रास्त जंग की, वैसे तो जाहिर है कि खलीजी ममालिक जो हैं वो भी इसका हिस्सा वन वे और दी अदर बन चुके हैं, लेकिन इसराइल भी उसमें शामिल है, अमेरिका उसमें शामिल है। अटैक करने वाली पार्टीज तो वो है ना, और दूसरी तरफ ईरान है। तो क्या ऐसे मुज़ाकरात जो सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान हों उससे जंगबंदी हो जाएगी, या कहीं ना कहीं इसराइल जो है उसको, या फिर अमेरिका उसका ज़िम्मा उठाएगा? सही। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि अगर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होते हैं तो इस्लामाबाद में तो इजरायली कोई अवलाव ही नहीं है। अच्छा, अब पाकिस्तान ने मेज़बानी के लिए जो है वो तैयारी का जो है वो उसकी हामी तो भर ली है कि हम उसके लिए तैयार हैं अगर सारे होंगे। अब जो शराइत डोनाल्ड ट्रंप ने रखी हैं, अब ये आप जहन में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप की वॉर ऑफ चॉइस है और उनके कोई डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स शिफ्ट करते रहे हैं ना। रिजीम चेंज की बात की गई, मुकम्मल डेसिमेशन की बात की गई, मुकम्मल तबाह बर्बाद, उनका न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, मिसाइल फैसिलिटीज़ दुनिया के नक्शे से मिटा दिया, परसों कह दिया था। हाँ, और ये तक कह दिया था, यही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने ये बात कही कि मैं अब ईरान से बात करना चाहता हूँ लेकिन अब ईरान में बात करने के लिए कोई नहीं बचा। हाँ। और अब ये कह रहे हैं कि 2 दिन में हमारी बड़ी तामीरी बातचीत हुई है। अब डील के लिए जो इसने कहा है ना, उसने ये कहा है कि भाई आप नाए हुर्मुज़ खोलें
और अफसूदा यूरेनियम जो है वो अमेरिका को देनी होगी। अब आप मुझे एक बात बताएं, ईरान इनकी दोनों बातें मान ले, ये अफसूदा यूरेनियम जो है वो ईरान पहले भी हवाले करने के लिए तैयार जी बिल्कुल, ओमान के वजीर खारजा ने भी बयान दिया था उन मुज़ाकरात में जी, अमेरिका के नहीं, IAEA किसी और पार्टी के को हवाले करने के लिए तैयार था। दूसरा, आबनाए हुर्मुज़ तो बंद ही नहीं था। सही। तो अगर अब आपकी जंग बंदी के लिए शराइत ये हैं कि अफसूदा यूरेनियम जो है, एनरिच्ड यूरेनियम आपने किसी को हवाले करनी है और आबनाए हुर्मुज़ खोलना है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या हासिल किया जंग से? सही बाबा जी तो एक तो ये हो गया कि ईरान के लिए एक बहुत बड़ी फतह होगी, लेकिन ईरान ने जो शराइत सामने रखी हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। सही। ईरान की 6 शराइत जो हैं वो अब सामने आ रही हैं, और अगर इसका 30% 20% भी ईरान मनवाने में कामयाब हो जाता है तो ईरान की ये इतनी बड़ी फतह होगी, अमेरिका को मुंह छुपाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को कम से कम जो है सही मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब जो सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि हमने 6 शराइत जो हैं जो सामने रख सकते हैं हम इन मुज़ाकरात के लिए। सबसे पहली तो ये कि जंग दोबारा शुरू ना होने की यकीन दहानी, गारंटी चाहिए कि जंग जो है वो दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं की जाएगी। दूसरी, खित्ते में अमेरिका के फौजी अड्डे बंद किया जाना, ये बहुत मुश्किल। इसका मतलब है कि UAE, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, शाम, ये तो सारा तमाम रीजन से। अच्छा, अब क्योंकि नेटो तुर्की ये शामिल है या नहीं, ये अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है। सही। लेकिन बाकी ममालिक के हवाले से तो कंफर्म है ना कि ईरान कहता है कि इनको यहाँ से अड्डे जो हैं वो वापस किए जाएं, ख़त्म किए जाएं। तीसरी जो है, जारे को पीछे धकेलना और ईरान को हर्जाने की अदायगी है। अब ये जो हर्जाने की अदायगी है ये लगभग $1 ट्रिलियन की, सही, 1000 अरब डॉलर की। चौथी शर्त तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग का खात्मा। इसका मतलब यह यमन में, लबनान में, जो हमले सीरिया में या इराक में हो रहे हैं, उर्दन में जो हुए, जो गजा में हो रहे हैं, गजा में जी, इन तमाम जगहों पर जंगबंदी जो है वो मुकम्मल तौर पर की जाए, ईरान की ये शर्त है। फिर उसके बाद ख़ास तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, 5वीं जो उनकी शर्त है कि आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल दरामद किया जाना है। इसका क्या मतलब है जी? कि इसका मतलब ये है, ये पेट्रो डॉलर और पेट्रो युआन वाला मामला नहीं है, वो आगे चल के शायद किसी स्टेज के ऊपर आएगा। जिस तरह स्वेज कैनाल से या पनामा कैनाल से गुजरने के लिए फ़ी चार्ज होती है, $2 लाख फ़ी शिप, $7 लाख, इससे ज़्यादा भी होती है, इससे कम भी होती है। हर बहरी जहाज़, तेल बरदार जहाज़ जो यहाँ से गुजरेगा आबनाए हुर्मुज़ से, वो एक ट्रांजिट फ़ीस जो है वो ईरान को अदा करेगा। सही। उसमें मैं कैलकुलेशन देख रहा था, कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि जो एनुअल एवरेज ट्रैफिक है उस पर अगर ईरान ये चार्ज करने में और चार्जेस लेने में कामयाब हो जाता है तो वो तकरीबन $800 अरब सालाना बनेगा, $800 बिलियन। सही। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ईरान अगर 30% भी अपनी शराइत मनवाने में कामयाब हो जाता है तो ईरान की ये कितनी बड़ी फतह होगी। और उसी की वजह से देखें, जो अब हम देख रहे हैं, ये अनवर गरगाश का मैं ज़रा ट्वीट निकाल लेता हूँ, अरबी ज़बान में उन्होंने किया है और उसमें एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है, क्योंकि UAE को ये लगता है कि इस सारे मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारा हुआ। सही कह रहे हैं, क्योंकि इस रीजन में मिडल ईस्ट का एंटरटेनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कैपिटल थे। सही। दुबई था ना, सेफेस्ट हब था बिजनेस के लिए, रहने के लिए। हाँ जी। जिसने सैरो तफरी करनी है, जिसने अयाशी करनी है, उसने जनाब UAE जाना है, मुत्तहिदा अरब अमारात। किधर जा रहे हैं जी? दुबई जा रहे हैं। उनका जो इस वक्त नुकसान है वो सबसे ज़्यादा है, और इस सारी लड़ाई में उनको ये लग रहा है कि सऊदी अरब को कूदना चाहिए था। सऊदी अरब कूदता तो पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो जाता। मैं ये ज़रा माइक ठीक कर लूँ, चले, आपकी आवाज़ आ रही है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो जाता। हाँ। अब क्योंकि उनको ये लगता है कि शामिल नहीं हुआ सऊदी अरब को जिस तरीके से शामिल होना चाहिए था, तो अब गुस्सा चेक करें। अनवर गरगाश जो है, ही इज़ अ वेरी क्लोज एडवाइज़र टू मोहम्मद बिन ज़ैद जी, वो लिखते हैं, वी इन द अरब गल्फ स्टेट्स हैव द राइट टू वंडर
कि हमें यहाँ जो अरब खलीजी रियासतें हैं, ममालिक हैं, उनमें हमें ये हक हासिल है कि हम ये सोचें वेयर आर दी जॉइंट अरब एंड इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस, कि कहाँ गए वो अरब और इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, इनको ये ख्याल नहीं आया जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तब वो भी तो इस्लामिक मुल्क है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ OIC जो है उसका क्या किरदार होना चाहिए। OIC का किरदार यही है। वो जनाब इसको एक तरीके से सपोर्ट करते रहे और अभी भी उनकी जो पोस्चरिंग है वो यही है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई दिल बर्दाश्ता इस वक्त नज़र आ रहा है इन टॉक्स के हवाले से, एक है इसराइल, उसको बड़ा जो है वो वहाँ पर बेचैनी है, वहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन जो है, ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन उनके मीडिया में जो कमेंट्री हो रही है उसमें नज़र आती है। दूसरा फिर इस इलाके में कुछ ममालिक हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर इस मामले पे यहाँ पर मौजूदा रजीम कायम रहती है, निज़ाम कायम रहता है, इनके ड्रोन्स इसी तरीके से कायम रहते हैं, इनकी मिलिट्री माइट ऐसे ही कायम रहती है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज़ मिसाइल्स, ये इसी तरीके से रहता है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है और हमारे लिए फ्यूचर में बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, क्योंकि जो हमारा चौकीदार था इस जंग से ये साबित हुआ कि उसे तो खुद चौकीदारी की जरूरत है। सही, मुहाफिज तो अमेरिका था यहाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, वो बार बार इनसे कह रहा है, नेटो से कह रहा है। हाँ, जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो इनको कह रहा है कि भाई तुम जंग में कूदो। तो वो अनवर गिरगाश कहते हैं, वेयर आर द जॉइंट अरब एंड इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस, चीफ अमंग देम द अरब लीग एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, while our countries and peoples are subjected to this treacherous Iranian aggression, and where are the major Arab and regional countries। अब वो मेजर अरब और रीजनल कंट्रीज कौन है? वो सऊदी अरब की बात कर रहे हैं कि वो कहाँ गए, वो जो मेजर बड़े बड़े जो अरब ममालिक थे और ताकतें थी इस इलाके, इस खित्ते की, वो कहाँ गायब हो गई जब हमारे ऊपर जो है वो हमले हो रहे हैं। इन दिस एब्सेंस एंड इम्पोर्टेंस, ये जो इनकी गैर मौजूदगी है और इनका नामर्द होना है, इनकी मर्दानगी के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। It is unacceptable later to speak of the decline of the Arab and Islamic role or to criticize the American and Western presence। के उन्होंने तौजी पेश की है अनवर गिरगाश ने कि हमारे पास क्यों अमरीकी मौजूद हैं या हमारे यहाँ क्यों ये अड्डे मौजूद हैं। अमेरिकन और वेस्टर्न प्रेजेंस बेसिकली उन्होंने जस्टिफाई की है कि जब आप गैर मौजूद होंगे और आप नामर्दानगी दिखाएंगे तो फिर ये अनएक्सेप्टेबल होगा। भाई पहला कदम उठा लें, खुद हिम्मत कर लें। हाँ, कि इस्लामिक रोल जो है उस पर बात नहीं होगी और क्रिटिसाइज नहीं करना। मैं नहीं लड़ना, मेरी जगह सऊदीया लड़े या अमेरिका ही लड़े, मैं नहीं लड़ना। हाँ, फिर आगे वो कहते हैं, द अरब गल्फ स्टेट्स वर अ सपोर्ट एंड पार्टनर टू ऑल इन टाइम्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, सो वेयर आर यू टुडे इन द टाइम्स ऑफ हार्डशिप। कि जब मुश्किल वक्त आया, अच्छे वक्त में तो तुम सब हमारे साथ थे, जब मुश्किल वक्त आया तो फिर हमारे साथ कोई भी नहीं। यमन में ही आमने सामने थे। अब यमन में तो खैर बाद में जाके ये फड्डा हुआ है ना। देखें, अब जो ये सारी खबरें हैं, इन खबरों को देखने के बाद एक बात तो आपको पता चलती है कि जंग का पांसा पलटा है। सही। अगर किसी को ये लगता है कि जंग का पांसा जो है वो किसी और वजह से पलटा है, तो कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखें, ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स, उन्होंने जब अहदाफ को निशाना ठीक निशाना, हाँ, क्लीन हिट्स लेना शुरू की थी, उस वक्त मैंने अपनी वीडियोस में कहना शुरू कर दिया था कि अब ये मामला या तो अमेरिका और ईरान की तरफ, इसराइल की तरफ से किसी ऐसे न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स के इस्तेमाल या बड़ी बर्बादी फैलाने वाली कारपेट बॉम्बिंग की तरफ जा सकता है गुस्से में आकर, या फिर ये सीज़ फायर, ये जंगबंदी की तरफ जाएगा। देखिए ना, तेहरान में ईरान की जो ऑयल रिफाइनरी है उसको और उनके जो ऑयल स्टोरेज डिपो है उसको निशाना बनाया जाता है। अगले 2 घंटे में क्या खबर आती है, हीफा की ऑयल रिफाइनरी जो है उसके ऊपर अटैक, बहरीन, कतर, जिस वक्त पारस गैस फील्ड को हिट किया जाता है, उससे अगले चंद घंटों में रास लफान जो LNG टर्मिनल है उसके ऊपर हमला हो जाता है। सो मच सो के कतर उसके जवाब में ये कहता है कि हमें सब पता चल रहा है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। वो अमेरिका को ताना दे रहे थे और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी थी? अमेरिका की थी। इस जंग में उनकी सबसे अलुदैद, सबसे बड़ी बेस है। जी जी बिल्कुल, पूरे रीजन में। तो कतर ने उसके ऊपर गुस्सा दिखाया जब ईरान के दीगर जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, फॉर एग्जांपल कशम आइलैंड पर जो डीसैलिनेशन प्लांट है उसके ऊपर हिट हुआ। उससे 2 घंटे के बाद पता चला कि बहरीन का डीसैलिनेशन प्लांट उड़ा दिया। जिस वक्त उनकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमला हुआ रास तनूरा में
फिर हबशान जो फील्ड है यूएई की, वहाँ पर हमला हुआ। और अब ईरान ने बड़ा वाज़े तौर पर यह कहा था कि अगर हमारे जब नेतन्स पे होता है तो फिर जवाबी 200 मीटर दूर सिर्फ, बिल्कुल, और वो कहकर ये बताकर कि हम दिमोना और अरद में जो हमला हुआ है इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। इस जंग में जो कुछ बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि अनयूजुअल है, चुनीदा चीज़ें हैं, जिसके बारे में हम ये थोड़ा सा ये गुबार छटेगा जंग का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसमें कौन से इंसिडेंट्स हैं, उनमें से एक दिमोना और अरद का है जी। अगर आप प्लैनेट अर्थ के ऊपर, इस कुरे अर्ज के ऊपर कुछ मकामात का कह सकते हैं कि दे आर द हैवीली मोस्ट गार्डेड प्लेसेस ऑन अर्थ, उनमें अरद और दिमोना शामिल है। यानी इसराइल के अज़ाइम जहन में रखें, इजरायली लॉबी का असर रसूख, उनका मालो दौलत जहन में रखें, जिन्होंने आज तक अपनी बाउंड्रीज डिक्लेयर नहीं की, जिनका इन अज़ाइम को पूरा करने का असलहा इसराइल ने डिक्लेयर तो नहीं किया, लेकिन इट्स एन ओपन सीक्रेट कि 80 से 400 के करीब उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वो कहाँ पर हैं? अरद में और दिमोना में। वहाँ पर जो हिट किया गया है, द मोस्ट गार्डेड प्लेसेस, तो ईरान ने अपना जो मिलिट्री मसल है और अपने इक्विपमेंट की एक्यूरेसी जो प्रूव की है, उसके बाद ये मामला यहाँ पर आया। और डोनाल्ड ट्रंप को एक बात तो समझ आ गई थी, ये जो रूस के हवाले से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बात की है, इट हैज़ स्टार्टेड टू मेक सेंस। सही कि रशिया ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, रशिया की इन्वॉल्वमेंट, जाहिर है कि मर्द मैदान तो ईरान खुद रहा ना इस सारे मामले में। और चाइना के लिए भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दे विल नॉट लेट तेहरान फॉल, यानी दे कैन अफोर्ड रिजीम चेंज बट नॉट इन फेवर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सही, यानी उनको इस किसी भी शख्स के आने जाने से शायद इतना बड़ा फर्क ना पड़ता हो, रूस को या चीन को, लेकिन अमेरिका के इधर बैठने से फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसी तब्दीली आए कि जिस तब्दीली के नतीजे में अमेरिका नवाज हुकूमत आ जाए और पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बहने वाला तेल उनकी मर्जी से जाए, ये चाइना और रूस भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी इम्पॉर्टेंट फेज़ जो है, अहम तरीन मरहला इस जंग का अब शुरू हो गया है। क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात तो चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अटैक्स पोस्टपोन कर दिए हैं, लेकिन इसराइल की तरफ से ईरान के जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर प्लांट्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है और जवाब में ईरान की तरफ से भी भरपूर किस्म के हमले जारी हैं। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।